So in today's class we'll be covering how to integrate DApp with IPFS. In previous class we have covered what IPFS is, कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर कुछ अपलोड कर सकते हैं, वो सब हमने देख लिया था. So let's move. So today we'll be covering first like how to deploy or upload a static website on IPFS. Then we'll covering Fleek, फिर देखेंगे Fleek और Vercel में डिफरेंस क्या है, फिर एक DApp डिप्लॉय करके देखेंगे Fleek पे, एंड एट लास्ट विल कवर फाइलकॉइन. सो फर्स्ट हम कवर करेंगे कि एक स्टैटिक वेबसाइट को कैसे डालना है आईपीएफएस पे. फिर हम कवर करेंगे कि फ्लीक क्या होता है, फ्लीक और वर्सल में डिफरेंस क्या है. देन विल ट्राई टू डिप्लॉय डी ऐप ऑन फ्लीक एंड एट लास्ट विल बी कवरिंग फाइलकॉइन. तो सबसे पहले एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं एंड उसको आईपीएफएस पे डालते हैं. स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एचटीएमएल पेज चाहिए जिसमें कुछ सीएसएस लग रही होगी और जिसमें कुछ इमेजेस होंगी, राइट? तो वो बनाते हैं. सो दिस इज़ द इंटरफेस विल बी बिल्डिंग टुडे. ठीक है, एक नॉर्मल वेब पेज है जिसमें हेडर है, एक सेक्शन है हीरो सेक्शन जहाँ पे हम एक इमेज शो करा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है. देन हमने दूसरा सेक्शन शो कराया है जहाँ पे कुछ कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं एंड सो ऑन. तो बेसिकली इसके लिए जो HTML कोड हमें चाहिए उसमें क्या है, बेसिक जो HTML का बॉयलर प्लेट है वो चाहिए. उसके बाद मैंने स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल CSS डाली है. जब हम स्टाइल टैग के अंदर डाल रहे होते हैं तो वो इंटरनल CSS होती है. जब मैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डाल रही होती हूँ, मतलब एक टैग के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके CSS डाल रही होती हूँ, तो वो इनलाइन CSS होती है. एंड जब हम कोई .css फाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो वो एक्सटर्नल CSS होती है, राइट? तो यहाँ पे हमने एक हेडर सेक्शन बनाया. देन उसके बाद मैंने जो हीरो सेक्शन था मेरा, ये वाला जहाँ पे एक इमेज आ रही है और दो हेडिंग्स आ रही है, वो बनाया. उसके बाद सर्विसेज सेक्शन बनाया, प्रॉपर्टी सेक्शन बनाया, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया और लास्ट में एक फुटर सेक्शन बनाया. तो दिस इज़ द वेरी बेसिक कोड. तो इसको VS कोड खोलते हैं और ये जो HTML पेज है इसको बिल्ड करते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक JPG इमेज ली हुई है, buildings.jpg. ठीक है, उसके बाद ये जो है ये मेरा index.html पेज है जिससे वो साइट लोड हो रही है. सो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर CSS लगानी है मुझे, वो वहाँ पे मैंने लगाई हुई है. एक्सटर्नल CSS नहीं लगा रहे तो इसको हम हटा सकते हैं. नेक्स्ट वही कंटेनर्स का यूज़ करके मैंने हेडिंग्स यूज़ की हैं, देन कुछ URLs यूज़ किए हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी कोड. इसकी जगह आप अपना कोई स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो, राइट? तो अब क्या करते हैं, अब हमें इसको आईपीएफएस पे डालना है. तो येस्टरडे हमने देखा था कि हम आईपीएफएस डेस्कटॉप यूज़ करके इजीली जो भी हमारी एचटीएमएल है या जो भी हमारी फाइल्स है उनको अपलोड कर सकते हैं, राइट? तो मैंने आईपीएफएस डेस्कटॉप खोल लिया. उससे पहले एक बार चेक करते हैं, लोकल होस्ट पे रन करते हैं इस एचटीएमएल पेज को. तो लोकल होस्ट पे रन करने के लिए सिंपली VS कोड में HTML का पेज खोला. देन उसके बाद अगर लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपके VS कोड में इंस्टॉल है तो डायरेक्टली आप ये जो गो लाइव का बटन आता है यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन इंस्टॉल द लाइव सर्वर. लाइव सर्वर इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली एक्सटेंशन टैब पे जाना है, सर्च करना है लाइव सर्वर एंड द फर्स्ट वन यू हैव टू डाउनलोड. तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैंने सीधे गो लाइव पे क्लिक किया एंड ये जो पेज था ये मेरा लोकल होस्ट पोर्ट 5500 पे खुल गया. index.html. यहाँ पे मेरा हीरो सेक्शन आ रहा है. देन उसके बाद एक सर्विसेज सेक्शन है जहाँ पे 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं. देन प्रॉपर्टी सेक्शन है एंड लास्ट में फुटर है. सो बेसिक सा वेब पेज जैसे हम डिज़ाइन करते हैं वही है. तो सबसे पहले आईपीएफएस में डालने के लिए सबसे पहले जो इमेज लोड हो रही है ना, ये मुझे आईपीएफएस पे डालनी पड़ेगी ताकि ये जो HTML का पेज है इस पे मैं वो इमेज को लोड कर पाऊँ, राइट? अब हम पहले इमेज क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो HTML का कोड है यहाँ पे हम इमेज को जस्ट सेकेंड. तो यहाँ पे CSS की मदद से मैंने ये इमेज को शो कराया है बैकग्राउंड में और यहाँ पे मैंने उसकी URL दी है, राइट? अब जब मैं उसको IPFS पर डाल दूंगी तो ये जो URL है ये तो काम नहीं करेगी, राइट? तो उसके लिए मुझे वो IPFS वाली URL डालनी होगी यहाँ पे. तो सबसे पहले मुझे वो IPFS की URL चाहिए जिसको मैं यहाँ पे डाल सकूँ. तो उसके लिए मुझे वो इमेज को अपलोड करना होगा IPFS पे. सो IPFS डेस्कटॉप खोला, देन गो टू फाइल्स, देन क्लिक ऑन इम्पोर्ट, then click on file,
जो इमेज है buildings.jpg उसको मैंने सिलेक्ट किया एंड क्लिक ऑन ओपन। सो यू सी कि ये जो फाइल है डाउनलोड हो चुकी है एंड इसका जो कंटेंट आइडेंटिफायर है वो भी हमें विजिबल हो रहा है। तो वी कैन कॉपी दिस कंटेंट आइडेंटिफायर, ऑल्सो वी कैन कॉपी दिस लिंक। अब जब हम इस लिंक से हमारी किसी भी फाइल को खोलते हैं ना ipfs.io, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि जितने भी ipfs नोड होती हैं, हमने पढ़ा था कि ipfs नेटवर्क में काफ़ी सारी ipfs नोड होती हैं जो कि पहले ये फाइल को चंक्स में ट्रांसफ़र करती हैं। तो सबसे इंटरेक्ट होने में, क्योंकि जब पहली बार आप लोड करोगे ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जब एक बार लोड हो गया उसके बाद तो वो ईजिली जल्दी से आ जाता है। सो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, जो लोकल गेटवे होता है ना उसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। तो लोकल गेटवे हमारा रन हो रहा है पोर्ट 8080 पे एंड उसकी यूआरएल हमें कहाँ से मिलेगी, स्टेटस पे जाएंगे, देन यू सी यहाँ पे गेटवे की यूआरएल दी हुई है। अब इस गेटवे की यूआरएल को कॉपी कर लेंगे एंड वापस से ब्राउज़र पे जाएंगे एंड आगे हम लगाएंगे IPFS, देन जो कंटेंट आइडेंटिफायर है उस फाइल का, उस पर्टिकुलर फाइल का, उसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने CID कॉपी की एंड उस लिंक पे आगे पेस्ट कर दिया। तो इसी जब मैं लोकल गेटवे से मैंने इमेज खोली तो वो काफ़ी जल्दी खुल गई एंड जो IPFS से अभी खुल रही है वो अभी भी लोड ही ले रही है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने लोकल गेटवे से खोला, क्योंकि ये इमेज मेरी जो मेरा नोड है, जो मेरा लैपटॉप है उसकी कैश मेमोरी में स्टोर है, तो वहाँ से मैं जल्दी से एक्सेस कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लोकल नोड का यूज़ करके ये इमेज एक्सेस कर ली। बट ये मैं ही एक्सेस कर सकती हूँ क्योंकि ये जो इमेज है मेरे ही कैश मेमोरी में स्टोर है। तो इसी को यूज़ करते हैं। इसकी यूआरएल मैंने कॉपी की, index.html में जहाँ पे मैं इमेज की यूआरएल दे रही हूँ वहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमें पहले इमेज अपलोड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी HTML फाइल है उसको अपलोड करेंगे। सो फॉर दैट we'll again go to IPFS, then again go to import option, click on file, then click on index.html. Make sure you have saved the changes. Yes. So once you अपलोडेड द index.html, अब जैसे हमने इमेज वाली फाइल लोकल गेटवे के थ्रू खोल के देख ली थी, सिमिलरली हम index.html को भी खोल के देख सकते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमने जो हमारा वेब पेज है, एक स्टैटिक वेब पेज है जिसमें कुछ CSS है, कुछ इमेज है, उसको मैंने IPFS पे डाल दिया। तो इसको भी खोलने के लिए हम लोकल गेटवे का यूज़ करेंगे। सो वापस से ब्राउज़र पे जाएंगे, जहाँ पे ये CID हमने इमेज की CID डाली थी, अब यहाँ पे हम जो index.html है उसकी CID को डाल देंगे। सो यू सी कि जो हमारी जो वेब पेज था वो अब हमें पूरा सही से दिख रहा है। एक स्टैटिक जो वेब पेज होता है, वेब एप्लीकेशन होती है, वो हमने IPFS पे डाल दी। बट अब अगर इसी की जगह मेरे पास एक रिएक्ट एप्लीकेशन होती जिसमें बहुत सारी फाइल्स होती, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते जो लिंक होते, उनको तो हम इस तरह से नहीं डाल सकते। इधर तो बस एक इमेज थी जिसको मैंने लोकल गेटवे से लिंक करा दिया, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना होता है। सो आगे चलते हैं। बेसिकली अगर मुझे एक स्टैटिक वेब एप्लीकेशन डालना है IPFS पे, एक सिंपल HTML पेज डालना है जिसका और बहुत ज़्यादा फाइल्स ना हो, बस कुछ ही इमेजेस हो जिनको मैं लोकल गेटवे के थ्रू या फिर उनके IPFS URL के साथ ऐसे लिंक कर सकूँ, तो वो तो हम डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पूरी एक एप्लीकेशन है तो उसको कैसे करेंगे। तो अभी तक जो हम कर रहे थे, वी आर बिल्डिंग D apps, वी हैव बिल्ड मल्टीपल D apps, राइट। हमने ERC20 टोकन बनाया, देन हमने NFT मार्केट प्लेस बनाया, हमने काउंटर D ऐप बनाया, हमने सेट और रिट्रीव करने, वैल्यू को रिट्रीव और सेट करने का एक D ऐप बनाया, राइट। सो वी हैव बिल्ड मल्टीपल D ऐप। सो उनके लिए व्हाट वी हैव यूज्ड इन इन्वायरमेंट, we were creating a smart contract which was written in Solidity, and we were deploying that smart contract using Hardhat, right. And we were using the blockchain Ethereum, and we have also deployed our smart contract on testnet, which is Sepolia, and using MetaMask we were doing the transactions. तो ये तो जो पूरा पार्ट था
ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए था कि कैसे डिप्लॉय करना है, कहाँ पे डिप्लॉय करना है, क्या एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांजेक्शन्स कर पाते हो, तो ये सब था उसके लिए। फिर हमने फ्रंट एंड बनाया, फ्रंट एंड हमने बनाया रिएक्ट में और उसको डिप्लॉय कराया वर्सल से। और फ्रंट एंड और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंटरैक्ट कराने के लिए हमने यूज़ किया था web3.js और हमने ethers.js भी यूज़ करके देखा था। सो बेसिकली इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हो आप। So this was the whole setup we were using in every DApp, right? But is it fully decentralized? क्या ये पूरी तरह से decentralized है? Let's check it. So starting करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हम लिख रहे हैं वो सॉलिडिटी में लिख रहे हैं, हार्ड हैट से डिप्लॉय कर रहे हैं और वो फाइनली जा रहा है हमारा इथेरियम ब्लॉकचेन पे, या तो मेन नेट पे या टेस्ट नेट पे, राइट? या सो या तो वो मेन नेट पे जा रहा है या टेस्ट नेट पे जा रहा है, तो ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है। वी नो दैट ब्लॉकचेन इज डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ कमिंग टू द फ्रंट एंड पार्ट, we were using web3.js और ether.js as a interaction point between front end and smart contract। अब जब फ्रंट एंड पे आते हैं तो फ्रंट एंड हम बिल्ड कर रहे थे रिएक्ट से, लेकिन डिप्लॉय कर रहे थे वर्सल पे। नाउ इज वर्सल डिसेंट्रलाइज्ड? नो, राइट? क्योंकि जितनी भी हमारी फ्रंट एंड की फाइल्स थी, जो भी हमारा कोड था, जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल थी, जो भी इमेजेस थी, वो कहाँ स्टोर हो रही हैं? वर्सल पे। सो हम नहीं बोल सकते जो हम अभी तक DApp बना रहे हैं वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। वी वर यूजिंग वर्सल जो कि सेंट्रलाइज्ड होता है। सो वही है, जो मेन पार्ट है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है वो क्या है? वर्सल, जहाँ पे हम हमारी फ्रंट एंड को डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे स्टैटिक पेजेस को डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास है फ्लीक। फ्लीक क्या है? फ्लीक एक डिसेंट्रलाइज्ड वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है विच इज़ पावर्ड बाय IPFS एंड इथेरियम। अब IPFS से पावर्ड है, विच मीन्स कि वी आर स्टोरिंग आर फाइल्स, जो भी हमारी कोड की फाइल्स है, जो भी हमारी इमेजेस है, वो हम कहाँ स्टोर कर रहे होंगे? IPFS पे। एंड वी नो IPFS इज डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि IPFS का एक नेटवर्क होता है, उसमें नोड्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, राइट? ये सीमलेस Web3 इंटीग्रेशंस कर सकते हैं हम। बेसिकली इससे हम बहुत जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं एप्लीकेशन को। एंड इट प्रोवाइड ग्लोबल CDN। CDN वी नो कि CDNs के थ्रू हम जो हमारा कंटेंट है, जो होस्ट कर रखा है हमने, उसको एक्सेस कर पाते हैं, राइट? सो ये फ्लीक की वेबसाइट है। इनका अभी नया प्रोडक्ट वो है fleek.xyz, उस पर जाके आप डिप्लॉय कर सकते हो अपने Web3 एप्लीकेशंस को। So you can explore this website and check what other features they provide. So this was about Fleek कि Fleek क्या है, ठीक है? ये this is the website that I was talking about, fleek.xyz। उस पर हम अपने जो भी DApps होते हैं उनको होस्ट कर सकते हैं। Now let's see कि Fleek पे अकाउंट कैसे बनाना है। Simply fleek.xyz पे जाना है and click on get started। if you already have an account then you can just log in। so जब आपने get started पे click किया तो create a free account पे click करना है, then you can log in with the help of MetaMask wallets, or you can just log in with the email as well। so जैसे I'll write the email। it will ask for the verification। so just wait for a second। yeah, you'll get the verification code on mail, so open your mail and check the verification code। so this is the verification code। so now this is the dashboard that you will be landing on। तो ये ऑलरेडी एक पहला प्रोजेक्ट बना के दे देता है जिसके अंदर आप मल्टीपल DApps को डिप्लॉय कर सकते हो। यू सी यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, डिप्लॉय योर साइट, डिप्लॉय योर टेम्पलेट, स्टोर योर फाइल्स। बेसिकली जैसे नेम से हमें पता चल रहा है, स्टोर योर फाइल्स मीन्स कि वी कैन स्टोर आर मल्टीपल फाइल्स
इन दिस, जैसे अगर मुझे कोई इमेज स्टोर करानी है आईपीएफएस पे या कोई एक पर्टिकुलर फाइल स्टोर करानी है आईपीएफएस पे, सो आई कैन डायरेक्टली स्टोर द फाइल। तो लाइक यहाँ पे मैं स्टोर अ फाइल पे आई, लेट्स ट्राई टू अपलोड अ फाइल। तो यहाँ पे सिंपली जो भी आपने फाइल डाली होंगी वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ से ऊपर ऑप्शन है अपलोड अ फाइल, अपलोड बटन, तो यहाँ से मैं फाइल भी अपलोड कर सकती हूँ, फोल्डर भी अपलोड कर सकती हूँ। सो लेट्स अपलोड अ फाइल, लेट्स सेलेक्ट द इमेज erc20.png and upload it. It will take some time because it is uploading on IPFS and it takes some time to upload. So now you see कि लिस्ट में अब आपके पास वो इमेज आ गई है, you have the image and the size it is showing, when it was uploaded, the date it is showing. then उसके बाद जो हम हैश या जो हम कंटेंट आइडेंटिफायर की बात करते हैं आईपीएफएस के केस में, वो यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन पार्ट की, मतलब आईपीएफएस पे अपलोड हुआ है या नहीं हुआ, तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय दिस सीआईडी। अगर मैं ये जो सीआईडी यहाँ पे जो इसने दी है उसको मैं कॉपी करके आईपीएफएस डेस्कटॉप पे डालूंगी तो मुझे वो फाइल दिखनी चाहिए, राइट। सो उसको चेक करते हैं। सो ये जो हैश था मैंने कॉपी किया, जस्ट क्लिक ऑन द हैश, इट विल बी कॉपी टू योर क्लिपबोर्ड। देन आईपीएफएस डेस्कटॉप पे जाना है एंड ऊपर ये जो सर्च बार आता है इस पे जाके पेस्ट करना है आपको वो हैश एंड देन क्लिक ऑन ब्राउज। अब क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर नहीं खोल पा रहा है फाइल को, सो वी कैन ओपन इट ऑन लोकल गेटवे। सो यू सी जो इमेज हमने अपलोड की थी फ्लीक पे, वो अब हमें IPFS डेस्कटॉप पे भी दिख रही है यूजिंग द कंटेंट आइडेंटिफायर। सो विच मीन्स कि ये जो इमेज है ये IPFS पे अपलोड हो चुकी है। सो अभी वापस से हमारे फ्लीक के डैशबोर्ड पे जाते हैं। सो अभी हमारे पास दो और ऑप्शन है, एक डिप्लॉय करने का साइट को और एक टेम्पलेट को डिप्लॉय करने का। टेम्पलेट को डिप्लॉय करने का मतलब जैसे जब भी हम कोई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है, एक बेसिक जो इनिशियलाइज करने में एक प्रोजेक्ट आता है वो हमें मिलता है। लाइक जब हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप करके एक एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर हमें सोर्स डायरेक्टरी मिल गई, एक जो रिएक्ट का जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो हमें दिख जाता है, राइट। तो अगर वैसा ही एक बॉयलर प्लेट या फिर वैसा ही एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हमें डिप्लॉय करना है जिस पे हम बाद में काम करना चाहते हैं, तो उसको कैसे डिप्लॉय करें। तो बेसिकली ये एक टेम्पलेट डिप्लॉय करने का भी ऑप्शन हमें देता है। सो जैसे मैं डिप्लॉयर टेम्पलेट पे गई तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे बॉयलर प्लेट मिल गए, जैसे रिएक्ट का बॉयलर प्लेट है, रिमिक्स का है एंड मैनी अदर्स। सो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस एंड इन टेम्पलेट को डिप्लॉय कर सकते हो, तो आपकी एक रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी एंड बाद में उसमें आप चेंजेस करके अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, राइट। सो दिस वॉज अबाउट फ्लीक डैशबोर्ड। अब आगे चलते हैं, बाकी यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट फ्लीक की क्या क्या और फीचर्स है इसके अंदर, राइट। सो द डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन दैट वी आर बिल्डिंग, नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड फ्लीक टू इट, मतलब वर्सल की जगह हम उसमें फ्लीक यूज़ करके देखते हैं एंड फ्लीक पे हमारे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करेंगे। नाउ अब ये पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है, सो वो देखते हैं। सो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के अंदर दो मेन चीज़ होती है, एक तो हो गया हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा जो हमें वेब पे दिख रहा है फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड में भी दो चीज़ होती है, एक होता है स्टैटिक पार्ट, एक होता है डायनेमिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट मतलब जो HTML CSS या फिर जो इनिशियल हमारा लोड हो रहा है, ठीक है, जिसे सर्वर से कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। डायनेमिक पार्ट जब हमें कुछ सर्वर साइड प्रोसेसिंग करनी होती है, हमें कुछ डायनेमिक जावास्क्रिप्ट यूज़ करने होते हैं, उस केस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टैटिक पार्ट था ना, ये हमने फ्लीक पे डाला। अभी भी डायनेमिक पार्ट जो है उसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज सर्वर चाहिएगा। इसको कैसे डिसेंट्रलाइज करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, बट फॉर नाउ अभी जो हमारी एप्लीकेशन है, जो पहले जो इसका पूरा फ्रंट एंड था हम उसको पूरा सेंट्रलाइज एक वर्सल पे डाल रहे थे, अभी उसके स्टैटिक पार्ट को हम फ्लीक पे डाल रहे हैं।
So basically what Fleek is doing, Fleek is uploading your files, your folders to IPFS and providing you a global CDN by which you are accessing the files or folders. So यही काम कर रहे हैं फ्लीक जो है, जितनी भी फाइल्स आप जितनी भी डिप्लॉय कर रहे हो उनको वो अपने पास नहीं रख रहा, सीधे IPFS में डाल दे रहा है एंड उन जो भी CID आती है उन URLs को एक ग्लोबल CDN के साथ मैप करके आपको दे देता है, जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हो. सो ठीक है, अब मेन डिफरेंस क्या हुआ वर्सल और फ्लीक के बीच में. हमने वर्सल यूज़ किया, हमने फ्लीक देखा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? द फर्स्ट डिफरेंस इज कि जो फ्लीक है वो डिसेंट्रलाइज्ड है विच इज़ यूजिंग IPFS और इथेरियम, एंड वर्सल इज सेंट्रलाइज्ड जो कि अपना एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है. इफ़ वी टॉक अबाउट डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो जो फ्लीक है वो Web3 डिप्लॉयमेंट मॉडल यूज़ करता है एंड जो वर्सल है वो जैमस्टैक डिप्लॉयमेंट मॉडल यूज़ करता है. नाउ व्हाट इज़ दिस जैमस्टैक? So basically here Jamstack means J stands for JavaScript, A stands for API and M stands for markup. सो जेमस्टैक डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपकी जावास्क्रिप्ट आप यूज़ करोगे डायनामिक पार्ट के लिए अपने वेब एप्लीकेशन में, APIs का यूज़ करोगे आप स्टोर या फेच करने के लिए कुछ डेटा, एंड मार्कअप का यूज़ करोगे आप जो भी आपको HTML CSS कंटेंट आपको दिखाना है अपने वेब पेज पे. सो दिस इज़ जेमस्टैक, जो कि हम हमारी जो वेब टू एप्लीकेशंस होती है, जो नॉर्मल वेबसाइट्स हम डिप्लॉय करते हैं उनमें यूज़ करते हैं. स्टोरेज की बात करें, सो फ्लीक इज़ यूजिंग IPFS which is decentralized. Vercel is using its own cloud storage which is centralized, which is owned by the Vercel. And suppose करो अगर Vercel के जो जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं सर्वर्स वो डाउन चले जाते हैं तो हम हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर वर्सल में कुछ भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है एंड जिसकी वजह से जो भी हमारा डेटा है वो भी हमारा लॉस्ट हो सकता है, राइट? तो ये मेन इश्यूज़ है. डोमेन मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे DNS भी यूज़ होता है, साथ में ENS भी यूज़ होता है, ENS विच विल कवर टुमारो. एंड वर्सल क्या यूज़ करता है? जो ट्रेडिशनल DNS सिस्टम चलता आ रहा है वही. फ्लीक के टारगेटेड यूज़र कौन से? जिनको Web3 में DApps बनाने, राइट? जैसे हम भी जब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तब हम फ्लीक का यूज़ कर रहे हैं, एंड जब नॉर्मल एक वेबसाइट बनानी है हमें तो हम वर्सल का यूज़ करते हैं. सो टारगेटेड ऑडियंस अलग अलग है इन दोनों की. नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ रिएक्ट ऐप एंड डिप्लॉय इट ऑन फ्लीक. बेसिक सा एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, जो बॉयलर प्लेट आता है उसी को बना के डिप्लॉय करके देखते हैं थ्रू द CLI कमांड्स. सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फ्लीक का पैकेज है उसको इंस्टॉल करना होगा. मेक श्योर जो आपका Node.js का वर्जन है वो 18.18.2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा. तो उसके लिए हमने यूज़ की कमांड npm install -g मतलब कि हमें ग्लोबली इंस्टॉल करना है फ्लीक. देन उसके बाद @fleek platform CLI. जब ये इंस्टॉल हो जाएगा नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने फ्लीक इंस्टॉल कर लिया, अब आपको CLI के थ्रू फ्लीक को लॉगिन करना होगा. फॉर दैट वी यूज़ फ्लीक लॉगिन. इसके बाद ये आपको एक URL देगा जहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. जैसे ये URL आई है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे ब्राउज़र से मुझे कंफर्म करना है, एंड वंस यू कंफर्म इट उसके बाद आपका साइन इन सक्सेसफुल हो जाएगा. देन उसके बाद यू कैन विजिट द डैशबोर्ड और यू कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. सो जो फ्लीक की डॉक्यूमेंटेशन है विच इज़ वेरी ब्रीफ, यू कैन चेक इट आउट. जितनी भी कमांड्स हैं वो सब बहुत अच्छे से डिफाइन की हुई हैं यहाँ पे. सी कि जैसे हमने इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल किया, देन इफ़ वी वांट टू चेक द वर्जन ऑफ फ्लीक वी कैन यूज़ फ्लीक वर्जन. उसके बाद फ्लीक हेल्प करके हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या कमांड्स है वो हम चेक कर सकते हैं. लॉगिन के लिए हमने फ्लीक लॉगिन यूज़ किया. द सेम थिंग जो हम कर रहे हैं, अगर हमारा काम हो चुका है, हमने डिप्लॉय कर दिया, नाउ वी डोंट वांट टू यूज़ फ्लीक, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लीक लॉग आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द PPT. नाउ हाउ टू क्रिएट अ फ्लीक प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मल्टीपल साइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं. तो पहले एक बेस प्रोजेक्ट बनाते हैं. तो यहाँ पे मैंने फ्लीक प्रोजेक्ट्स क्रिएट लिखा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट का नेम मांग रहा है तो मैंने यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट 1 दिया, एंड यू सी सक्सेस मैसेज आ गया विच मीन्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है.
नाउ टू लिस्ट ऑल द फ्लीक प्रोजेक्ट्स, मतलब जितने भी आपने अभी तक प्रोजेक्ट्स बनाए उनको लिस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज़ करोगे, फ्लीक प्रोजेक्ट्स लिस्ट। देन उसके बाद जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे, कब क्रिएट हुए थे वो आ जाएंगे, एंड अभी कौन सा डिप्लॉय हो रखा है वो अभी मतलब आप कौन सा यूज़ कर रहे हो तो वो यहाँ पे टिक कर देगा उस पर्टिकुलर पे या चेक कर देगा उसको। ना अगर मुझे किसी भी एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। सो पहले रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम क्या कमांड यूज़ करते हैं, वी यूज़ npx create react app देन स्पेस देन ऐप का नाम, सपोज यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है रिएक्ट फ्लीक ऐप, तो मैं यहाँ पे नेम सो बेसिकली जब हम इस कमांड को रन करते हैं तो हमारे एक रिएक्ट ऐप क्रिएट हो जाता है जिसमें जो रिएक्ट का बेसिक एक पेज होता है जो कि बॉयलर प्लेट होता है वो शो होता है। तो वही हमने क्रिएट किया हुआ है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम गए हुए हैं, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, फ्लीक साइट्स डिप्लॉय। अब जो मेरा करंट प्रोजेक्ट था ना विच वॉज डेमो प्रोजेक्ट जिस पे वो चेक आ रहा था, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी। तो यूजिंग फ्लीक साइट्स डिप्लॉय, इससे हमने डिप्लॉय किया। तो अभी क्योंकि यहाँ पे हम Web3 एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि पहले हम जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल करते हैं, देन उसको डिप्लॉय करते हैं, देन उसकी ABI और उसको यूज़ करते हैं। तो फ्लीक भी वही करता है। फ्लीक क्या करता है, पहले जो आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंपाइल करेगा, डिप्लॉय करेगा, देन उसके बाद जो आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करेगा और रन करेगा। सो यहाँ पे वो लॉग्स आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू डिप्लॉय अ ERC20 DApp, ठीक है। जो हमने ERC20 DApp हमने पहले बनाया हुआ है उसी को मॉडिफाई करते हैं एंड इसको डिप्लॉय करके देखते हैं फ्लिक पे। सो लेट्स ओपन द ERC20 DApp। सो ERC20 DApp में पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला फोल्डर देख लेते हैं। This part we have already covered, so if you have any doubt or if you didn't get anything you can now check that. So basically हमने क्या किया था कि हमने एक token.sol फाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इनिशियलाइज किया था जिसका हमने नेम दिया था साइबरफोर्स टोकन। हमने यहाँ पे जो हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं और जो टोकन का सिंबल है वो डिफाइन किया। उसके बाद हमने डेसिमल्स डिफाइन किए। डेसिमल्स मतलब क्योंकि हम यहाँ पे फ्रैक्शंस में नहीं दे सकते टोकन्स को, तो हमने उतने 10⁻18 जीरोस हम उसके पीछे ऐड कर देंगे जिससे कि हम कम अमाउंट में हमारे टोकन्स को पास कर सके। उसके बाद कितनी टोटल सप्लाई रहेगी टोकन्स की वो हमने डाला, इनिशियल सप्लाई कितनी रहेगी वो हमने डाला। देन हमने एक मैपिंग की एड्रेस की नंबर के साथ, अनसाइंड इंटीजर के साथ मैपिंग की जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं कि इस अकाउंट एड्रेस के पास इतने टोकन्स हैं। देन हमने उसके बाद एक और मैपिंग की अलाउंस के लिए कि इस पर्टिकुलर एड्रेस ने इस एड्रेस को अलाउ किया है इतने टोकन ट्रांसफ़र करने को। देन इवेंट्स हमने डाले। देन जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम एक इनिशियल सप्लाई सेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर डाला कि वो मिंट कर पाए इनिशियल सप्लाई। तो जैसे मैंने बोला था कि हम 10⁻18 जीरोस उसके पीछे ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इनिशियल सप्लाई को 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दिया और यू कैन से जितने आपने डेसिमल्स पास किए उससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बैलेंसेस में हमने जो भी टोटल सप्लाई है, जो भी डिप्लॉय कर रहा है एड्रेस, उसके बैलेंस में हमने वो जितने भी टोकन्स हैं वो सारे मिंट कर दिए। देन बेसिक हमने फंक्शंस बनाए, नेम का फंक्शन बनाया, सिंबल का फंक्शन बनाया, डेसिमल्स और ये सारी चीज़ें रिटर्न करने के लिए हमने फंक्शंस बनाया एंड ट्रांसफ़र के लिए बनाया। सो ये जो पूरा कोड है ये वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड डिस्कस्ड एज वेल इन मल्टीपल क्लासेस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट हम हार्डहेड से डिप्लॉय कर रहे थे, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने डाला हुआ है इन्फ्यूरा के थ्रू हमने एक इथेरियम नोड ली हुई थी, राइट। सो वही कॉन्फ़िगरेशंस डली हुई हैं। तो आज हमें क्या करना है, हमें जो हमारा फ्रंट एंड था, जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन थी विच इज़ दिस वन, इसको हमें फ्लीक पे डालना है, ठीक है। सो
यहाँ पे जैसे app.js में सारा कोड था जिसमें हमने कुछ पहले यूज स्टेट वेरिएबल्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पहले इनिट करके हम जो हमारा मेटामास्क है ब्राउज़र में उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पास किया है, ABI की पास किया। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया, बैलेंस चेक किया कि कितना बैलेंस है और उसको सेट बैलेंस के थ्रू बैलेंस वेरिएबल में डाल दिया जिससे कि हम फ्रंट एंड पे शो करा सके। देन ट्रांसफ़र का फंक्शन हमने लिखा हुआ है, तो एक काम करते हैं इसको रन करते हैं एंड UI पे देखते हैं इफ़ इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। सो जस्ट अ सेकेंड। सो जो मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन का कोड है मैंने उस पर फोल्डर खोल लिया है। अब मैं npm स्टार्ट करूँगी तो रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड यू सी कि लोकल होस्ट 3000 पे मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है एंड जो भी मेरा मेटामास्क था वो ऑलरेडी कनेक्टेड था रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ, तो इसीलिए उसने वो पॉपअप नहीं दिया एंड उसने अकाउंट एड्रेस दे दिया कि ये एड्रेस पे इतने बैलेंस है, मतलब इतने टोकन्स ऑलरेडी हैं। और क्या टोकन्स है, साइबर फोर्ज वेब3 टोकन्स है, क्या सिंबल है। किसी को अगर ट्रांसफ़र करने हैं आपको ये टोकन्स तो आप यहाँ पे एड्रेस डालो, अमाउंट डालो एंड जब ट्रांसफ़र टोकन पे क्लिक करोगे तो वो उस एड्रेस पे उतने टोकन्स ट्रांसफ़र कर देगा, राइट। सो ये बेसिक एप्लीकेशन हमने बनाई थी। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले तो एक इमेज डालते हैं कुछ और इमेज वगैरह डालते हैं एंड फिर उसको फ्लीक पे डिप्लॉय करते हैं। सो इमेज डालने के लिए मैंने ऑलरेडी एक इमेज ले रखी है सोर्स डायरेक्टरी में विच इज़ erc20.png। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आपको कोई भी इमेजेस डालनी होती है रिएक्ट एप्लीकेशन में तो आप उसको src डायरेक्टरी के अंदर डाल दो। इधर यू कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर बाय इमेजेस नेम और यू कैन ऐड द इमेज डायरेक्टली। अगर एक दो ही इमेज आप यूज़ कर रहे हो तो उसको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो। और टू कीप द फोल्डर क्लीन आप क्या कर सकते हो, एक अलग से फोल्डर बना सकते हो इमेजेस का एंड उसके अंदर वो इमेज को रख सकते हो। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। तो अब मुझे ये जो मेरा ये जो पेज का कंटेंट है ना इस पे मुझे वो इमेज चाहिए। तो मैंने क्या किया, app.js में गए। सबसे पहले तो वो जो इमेज है वो इंपोर्ट करानी होगी। इंपोर्ट कराने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इंपोर्ट देन किस नेम से हम इंपोर्ट करा रहे, तो सपोज इमेज 1 मैंने नेम और यू कैन से कवर मैंने नेम दिया फ्रॉम। अब यहाँ पे आपको पाथ देना होगा। अगर तो आपने src फोल्डर के अंदर कुछ तो फोल्डर बनाया और उसके अंदर इमेज को डाला तो यहाँ पे वो पाथ देना होगा। और अदरवाइज आपने सीधे ही फाइल रख रखी है तो डायरेक्टली फाइल का नेम भी दे सकते हो। सो जैसे मैं डायरेक्टली दे देती हूँ। सो मेरी इमेज जो है वो इंपोर्ट हो गई है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। IMG कर लेते हैं इसको एंड जहाँ पे आपको इस इमेज को यूज़ करना है वहाँ पे जाना है। तो सपोज़ मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ एंड H1 के नीचे मैं ये इमेज को प्लेस कर देती हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे हम इमेज टैग लिखते हैं वही लिखना है। सोर्स के अंदर मैं erc.20.png डॉट स्लैश का मतलब है कि जो मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें मैं इस फोल्डर को फाइंड कर रही हूँ। सो इसी की जो हमारी इमेज है वो अब हमारे जो UI है उस पर शो हो रही है, ठीक है। इस इमेज की विड्थ जो है मैंने वो सेट की हुई है यूजिंग द विद एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने एक ऑल्टरनेट डाला हुआ है कि अगर मेरी इमेज किसी भी रीज़न से विजिबल नहीं होती है ना तो उसके केस में ये जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे विद डिफाइन किया कि कितना विद रहेगा मेरी इमेज का जो कि UI पे विजिबल रहेगा। सो उसी की मैंने 1000 डाली हुई है इमेज की विद।
सो इट इज़ विजिबल। सो बेसिकली हमने जो इमेज है वो डाल दी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक गिटहब रेपो बनाते हैं एंड उसके थ्रू हम जो फ्लीक है उस पर डिप्लॉय करेंगे इस वेबसाइट को। तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे गिटहब पे कैसे अपलोड करना होता है, किसी भी रेपो कैसे बनानी होती है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी रेपो बना रखी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में जो रेपो बनाई थी वही हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने गिटहब पे जाएंगे, गो टू योर रेपोजिटरीज। जैसे ये वाली जो रेपो है ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। तो मैं इसी में क्या करूँगी, जो भी मेरे चेंजेस हैं, जैसे मैंने app.js में एक ही चेंज किया है कि मैंने इमेज ऐड की है, उसको मैं कमिट कर दूंगी। सो इसको कमिट करने के लिए ना VS कोड से भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ना ऐसे ब्रांच का सिंबल आता है, उस पर जाना है। देन यहाँ पे आपको कमिट मैसेज लिखना है। सो सपोज मैंने लिखा इमेज एडेड। उसके बाद जब आप क्लिक करोगे ना, जैसे हम पहले क्या करते हैं, स्टेजिंग एरिया पे डालते हैं चेंजेस को, तो यहाँ पे भी ये प्लस का साइन करोगे तो ये स्टेजिंग एरिया पे चला गया। तो यू सी कि यहाँ पे आ रहा है स्टेज चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब स्टेजिंग एरिया में डाल दिया उसके बाद हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। कमिट करने के लिए यहाँ पे सीधे मैसेज डाल सकते हैं एंड उसके बाद ये बटन क्लिक करना है कमिट। यू सी अब आपका वो कमिट हो चुका है, मतलब लोकल रेपोजिटरी में चेंज आ चुका है। अब हमें अगर रिमोट रेपोजिटरी में करना होता है तो हम क्या करते थे, पुश करते थे। तो यहाँ पे हम सिंक कर सकते हैं चेंजेस को। अब क्या होगा ना, जो आपकी रिमोट रेपोजिटरी है जो कि गिटहब पे क्रिएटेड है, उस पर ये जो चेंजेस है वो चले जाएंगे। तो इसी सेम चीज़ को आप कमांड्स के थ्रू भी कर सकते हो और VS कोड से भी कर सकते हो। सो हमने इमेज ऐड की, चेक कर लेते कि ये चेंज आया नहीं आया। सी कि जो लास्ट कमिट है वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है इमेज एडेड, जो मैंने मैसेज डाला था। एंड यू कैन सी द चेंज इन द कोड एज वेल। तो मेरा गिटहब पे तो ये चेंज चला गया। नेक्स्ट क्या करना है, फ्लीक पे जाना है, रिलोड द पेज वंस। देन उसके बाद ये जो डिप्लॉय और साइट है उस पर क्लिक करना है, राइट। अब मुझे एक और नई साइट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाना है, डिप्लॉय माई साइट पे क्लिक करना है। तो अब क्या करेंगे ना, हम गिटहब के थ्रू यहाँ पे साइट डिप्लॉय करेंगे। मतलब जो भी कोड होगा फ्लीक कहाँ से लेगा, गिटहब से लेगा। तो यहाँ पे मैंने गिटहब को कनेक्ट किया, जैसे हम वर्सल में कर रहे थे सेम चीज़ है कि गिटहब कनेक्ट किया, फिर उसके बाद डिप्लॉय करना है। यहाँ पे अब रिपोजिटरी सिलेक्ट करनी है कि किस रेपो को आपको डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पे मैं ERC20 वाली जो रेपो है मेरी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ERC। देन क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय बटन। अब यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम आप डालोगे ना, वहाँ पे आप अंडरस्कोर नहीं डाल सकते, तो आप या तो हाइफन डालोगे या लेटर्स और वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइफन डाल दिया। देन यू हैव टू सिलेक्ट द फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क में ये एप्लीकेशन आपने बनाई हुई है। तो हमने ये रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो हम क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करेंगे फ्रेमवर्क में। उसके बाद सिलेक्ट द ब्रांच, अगर आपने मल्टीपल ब्रांच बना रखी है रेपो में तो किस ब्रांच से आपको डिप्लॉय करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कमांड्स, जब ये जो रिएक्ट एप्लीकेशन है इसको बिल्ड करने के लिए जो कमांड्स चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हो। जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद जाना है बेस डायरेक्टरी पे। बेस डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिस फोल्डर के अंदर आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन है, अगर तो आपने बहुत सारे फोल्डर बना रखे हैं और किसी एक फोल्डर के अंदर रिएक्ट एप्लीकेशन है, तो उस ऐप का आपको पाथ देना होता है। तो यहाँ पे मैंने बेस डायरेक्टरी सिलेक्ट पे क्लिक किया। उसके बाद जो भी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है ना वो इसने मुझे दे दिया। तो जो मेरी रूट थी उसके अंदर मेरे 2 फोल्डर थे, एक था फ्रंट एंड के लिए, एक था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो फ्रंट एंड के लिए था वही हमारा है रिएक्ट एप्लीकेशन, तो हम उसको ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि दिस इज़ द बेस डायरेक्टरी जिसके अंदर जो रिएक्ट की एप्लीकेशन की फाइल है वो है। तो कंटिन्यू करना है, जस्ट अ मिनट, दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। सो बेस डायरेक्टरी सिलेक्ट होगी हमारी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अगर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं तो उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली डिप्लॉय योर साइट।
सो इट विल टेक 1 और 2 मिनट, क्योंकि IPFS पे सारी आपकी जो भी फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं उनको सबको IPFS पे डालती है। देन उसके बाद आपको जो भी मैपिंग होती है वो प्रोवाइड करती है, CDN जो ग्लोबल CDN हमने बात की थी वो प्रोवाइड करती है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट का टाइम लगता है। तब तक हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने एक ऑलरेडी एप्लीकेशन डिप्लॉय की हुई है, सो इट इज़ डिप्लॉइंग। यू कैन सी कि डिप्लॉय फिनिश होगा तो आपके पास URL आ जाएगी। IPFS का जो हैश है अभी वो पेंडिंग है, अभी आया नहीं। तब तक हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन अगेन साइट्स में जाएंगे। साइट्स में मतलब जितनी भी आपने डिप्लॉय कर रखी होंगी ना वेब डी एप्लीकेशन, वो यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे NFT मार्केट प्लेस वाली डिप्लॉय कर रखी है, तो इसको चेक करते हैं। जब हम डिप्लॉय कर देते हैं ना तो ऐसे आता है कि साइट इज़ लाइव, उसके बाद जो भी आपके एप्लीकेशन का नाम है, वो किस रेपोजिटरी से एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई है वो रेपो यहाँ पे आ जाती है। देन उसके बाद URL आ जाता है, इवन यू कैन व्यू इट ऑन IPFS। तो पहले ये URL खोलते हैं। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, IPFS पे डली हुई है, इसलिए यहाँ पे डेंजरस वार्निंग आता है। यू कैन क्लिक ऑन मोर इन्फॉर्मेशन, देन कंटिन्यू कर सकते हो। जो हमारी एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। सिंपली जैसे हमने वर्सल पे डिप्लॉय किया था वैसे ही सारा कुछ आ जाता है। लेकिन अब ये इमेज कहाँ से लोड हो रही हैं, क्योंकि वर्सल तो सेंट्रलाइज स्टोर कर रहा था, वर्सल अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टोर कर रहा था लेकिन जो फ्लीक है वो कहाँ स्टोर कर रहा है, IPFS पे। तो वो हमें कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपली हमें ये चेक करना है कि इमेज कहाँ से लोड हो रही है, इस इमेज का सोर्स क्या है। तो सिंपली इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके जो डेवलपर्स टूल होता है वो हमने खोल लिया। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है ना एलिमेंट सेलेक्ट का, कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसका कोड चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इस इमेज का कोड निकाला, तो ये इस डिव के अंदर है। बेसिकली ये रही इसकी URL, इस URL पे मैंने क्लिक किया। अगेन क्योंकि ये IPFS पे है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज है वो वार्निंग दे रहा है। तो यू सी कि ये जो है ये डिप्लॉय हो गई है। अब इसको वेरीफाई करते हैं IPFS पे। तो वापस से साइट पे जाएंगे, व्यू ऑन IPFS पे क्लिक करो, देन यू कैन व्यू इट ऑन IPFS.io या फिर dweb.link पे चेक कर सकते हो, या फिर cf-ipfs.com पे कर सकते हो। तो जब हम IPFS.io पे करते हैं, अब क्योंकि हम पहली बार लोड कर रहे हैं इसको, तो ये काफ़ी टाइम लेता है लोड होने में, सारे IPFS नोड से आता है ना, तो वो वेरीफाई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो IPFS हैश है इसको कॉपी करेंगे, और जो हमारे पास IPFS डेस्कटॉप है इस पे जाके इस हैश को सर्च करेंगे। तो अगर हम इसको सर्च करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, जो भी हमारी फाइल्स है, जो भी हमारे फोल्डर्स है जो रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है वो आने चाहिए। सो लेट्स चेक दैट। मैंने हैश यहाँ पे पेस्ट किया, ब्राउज पे क्लिक किया, तो यू सी जो फाइल्स मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ हुई थी, स्टैटिक, फेविकॉन, index.html, लोगो, वो सब यहाँ पे हमें शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में गई, जो मेरी CSS थी, JS थी, मीडिया थी, सारी फाइल्स मुझे शो हो रही हैं। तो ये जो इमेजेस जो आ रही थी ना NFT की, कवर 8.5 जैसे हमने वहाँ पे भी देखा, इस इमेज का नाम क्या था, 2 डॉट एक नंबर स्ट्रिंग, देन उसके बाद .png। यू सी कि यहाँ पे IPFS पे भी हमें वो फाइल दिख रही है। तो इनमें से किसी को लोड करके देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि जो मेरी फाइल थी ना, जो मेरी इमेज थी, वो मुझे IPFS पे दिख रही है। सो वी कैन वेरीफाई इट इन दैट वे कि जब भी मैंने फ्लीक पे डिप्लॉय कर दिया तो जो भी फाइल्स थी वो IPFS पे डली या नहीं डली, तो हम उसको चेक कर सकते हैं यूजिंग द CID और द हैश। चेक करते हैं जो हमारी ERC20 वाली है वो डिप्लॉय हुई या नहीं हुई अभी। सी कि जो हमारी ERC20 है वो भी डिप्लॉय हो गई है। सो लेट्स चेक इट ऑन। तो जैसे हमने इस वेबसाइट पे कोड किया होता कि जब भी ये साइट लोड होगी तो मेटामास्क अपने आप कनेक्ट की वो मांगेगा परमिशन। मैंने किसी भी अकाउंट से कनेक्ट किया, जैसे अकाउंट 2 से मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। उसके बाद यू सी कि यहाँ पे भी मुझे वो इमेज शो हो रही है। अब ये इमेज कहाँ पे गई होगी, इसकी जो फाइल्स है वो कहाँ पे गई होंगी, IPFS पे। इसको भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है, सिंपली इस हैश को कॉपी करना है एंड पेस्ट इट ऑन
IPFS। सो यहाँ पे भी आपको सारी फाइल्स मिल गई। स्टैटिक के अंदर जाओगे, ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ स्टैटिक के अंदर मीडिया के अंदर जाओगे तो वो जो ERC20 वाली इमेज थी ना वो यहाँ पे हमें शो हो रही है, विच मीन्स जो भी हम फाइल्स डाल रहे हैं फ्लीक से जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रही है, IPFS पे। सो ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। तो हमने देखा कि ERC20 टोकन डी आपको कैसे फ्लीक पे डिप्लॉय करना है, और जब डिप्लॉय हो जाती है एप्लीकेशन तो वो कैसे दिखती है, या फिर कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं IPFS डेस्कटॉप पे कि जो भी इमेजेस है, जो भी फाइल्स है वो डली या नहीं डली IPFS पे। सो नाउ लेट्स कवर दिस फाइल कॉइन। फाइल कॉइन क्या है? सो अभी तक जो हमने देखा IPFS जो है जिससे हम स्टोर कर पा रहे हैं इमेज को एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे। सो बेसिकली फाइल कॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क है विच इज़ बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड IPFS विच इज़ यूजिंग IPFS एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड बिकॉज इट इज़ बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो इसकी एक क्रिप्टो करेंसी भी है विच इज़ FIL। इट बेसिकली सिक्योरली स्टोर्स योर डेटा एंड यू कैन सिक्योरली रिट्रीव योर डेटा। तो बेसिकली जो भी हम स्टोर और रिट्रीवल कर रहे थे वो हम फाइल कॉइन ब्लॉकचेन पे कर सकते हैं। ये सपोर्ट करता है क्लाइंट, स्टोरेज, माइनर। सो बेसिकली अब इसको देखते हैं क्या है ये। सो इसमें ना 3 इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं यार, मतलब जो इन्वॉल्व है। एक है क्लाइंट, एक है स्टोरेज माइनर, एक है रिट्रीवल माइनर। सो क्लाइंट कौन है? जिसको कोई भी फाइल या कोई भी मतलब फोल्डर स्टोर करना है, ठीक है। तो इसको या तो स्टोर करना है या फिर इसको रिट्रीव करनी है जो भी इसने स्टोर किया है उसको, ठीक है। स्टोरेज माइनर कौन है? एज द नेम सजेस्ट वो माइनर्स जो कि ब्लॉकचेन पे स्टोर करेंगे जो भी क्लाइंट इनको फाइल्स देगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज रिट्रीवल माइनर ना। सो रिट्रीवल माइनर का क्या काम था कि जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा रिट्रीवल की कि जो भी उसने फाइल स्टोर की है उसको वो रिट्रीव करनी है, तो जो रिट्रीवल माइनर होगा वो उसको वो फाइल ला के देगा। तो जैसे हमने ब्लॉकचेन के केस में पढ़ा था कि ब्लॉक जो होता है वो चेन टुगेदर, मतलब उनको ब्लॉकचेन बनती है, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पे अब स्टोर कर सकते हैं फाइल्स को। तो जैसे वहाँ पे माइनर्स होते थे जो कि ब्लॉक ऐड करते थे ब्लॉकचेन में, सेम यहाँ पे भी माइनर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के माइनर्स होते हैं। एक तो जो स्टोर कर रहे हैं और एक जो रिट्रीव कर रहे हैं। अगर यूज़र को कुछ स्टोर कराना है तो उसको माइनर को रिवॉर्ड देना होता है, रिवॉर्ड या फिर जो भी फ़ी देनी होती है कि वो स्टोर कर रहा है, क्योंकि उसमें भी पावर लगती है ना, राइट। तो ये ओपन सोर्स है, इसकी गिटहब रेपो देख सकते हो, इवन यू कैन विजिट द वेबसाइट। So this is not the official website, you can go. Yeah, filecoin.io. So this is the website, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, स्टोर का है, प्रोवाइड का है, ठीक है। मतलब इसका मेन पॉइंट वही है कि अगर किसी के पास है स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो उसको रेंट आउट कर सकता है कि इस स्टोरेज को आप यूज़ कर सकते हो अपनी फाइल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली उसी चीज़ के लिए ब्लॉकचेन है। तो यहाँ पे किसी को अगर अपनी स्टोरेज यूज़ करनी है तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकता है। तो क्या हो रहा है कि यूज़र जो है वो कुछ फाइल स्टोर करने के लिए पे कर रहा है माइनर को। कौन से माइनर को? स्टोरेज माइनर को, कि ये जो मेरी फाइल है इसको स्टोर करना है ब्लॉकचेन में या फाइल कॉइन पे। तो जो माइनर है वो अलग, बहुत सारे माइनर्स होते हैं कि वो अलग अलग प्राइस देते हैं कि इस प्राइस पे वो स्टोर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली यूज़र को चूज़ करना होता है कि वो किस माइनर के थ्रू अपनी फाइल को स्टोर कराना चाहता है। तो फिर ये जो स्टोरेज माइनर है ये इसको स्टोर करेगा ब्लॉकचेन में। और जो नेटवर्क है ना, यूजिंग प्रूफ ऑफ स्टोरेज,
उसकी मदद से वो क्या करता है, वेरीफाई करता है कि जो स्टोरेज माइनर है इसने वो फाइल स्टोर कर रखी है या नहीं कर रखी है, ठीक है। और जितने लंबे टाइम के लिए, मतलब जितने पीरियड के लिए यूज़र ने दी है, कि सपोज 1 साल के लिए मुझे फाइल चाहिए कि कहीं पे स्टोर रहे, तो उस पीरियड के लिए ये स्टोरेज माइनर ने इसको स्टोर कर रखा है या नहीं कर रखा, वो नेटवर्क वैलिडेट करता है। अब सपोज यूज़र को वो जो फाइल है वो रिट्रीव करनी है, तो यूज़र ने सपोज यूज़र को वो फाइल रिट्रीव करनी है, तो यूज़र ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये फाइल रिट्रीव करनी है एंड इसके लिए मैं इतने पे करना चाहता हूँ, तो उसने ऑफर दिया। तो अलग अलग माइनर्स होते हैं, ठीक है, जो भी इसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो माइनर नेटवर्क से वो जो फाइल होती है उसको रिट्रीव करता है एंड यूज़र को दे देता है। इसके बदले यूज़र क्या करेगा, उसको पे करेगा, ठीक है। सो अब हमने बात की कि नेटवर्क ना वैलिडेट करता है कि जो स्टोरेज माइनर है उसने स्टोर की भी हुई है फाइल या नहीं की हुई है, राइट। तो वो कैसे करता है, प्रूफ ऑफ स्टोरेज, जिसके अंदर ये दो कंसेशन मैकेनिज्म आते हैं। फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टोरेज माइनर्स है उसने एक्चुअल में 2-3 कॉपी, नंबर ऑफ कॉपीज जो आपका डेटा है या जो आपकी फाइल्स है उसकी स्टोर कर रखी है नहीं कर रखी, वो वैलिडेट करता है। तो मतलब बेसिकली क्या करता है, जो भी आपकी फाइल है स्टोरेज माइनर के पास आएगी, ठीक है, स्टोरेज माइनर उसको इनकोड करेगा, जिसको सीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उस सीलिंग प्रोसेस से ना एक की होती है जिसके थ्रू जो हमारा नेटवर्क है वो चेक करता है कि इस माइनर ने ये फाइल स्टोर कर रखी है या नहीं कर रखी है, ठीक है। तो वो होता है प्रूफ ऑफ रेप्लिकेशन, कि मतलब कि जो भी आपका माइनर है उसने मल्टीपल कॉपीज उस पर्टिकुलर फाइल की अपने सिस्टम पे स्टोर कर भी रखी है या नहीं कर रखी, ठीक है। दूसरा हो गया प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम, मतलब चलो एक बार तो स्टोर कर ली, क्या पता उस माइनर ने डिलीट कर दी फाइल बाद में। तो इसीलिए क्या होता है, नेटवर्क ना टाइम पीरियड में, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद वो चेक करता है कि उस माइनर ने वो जो फाइल है वो स्टोर कर रखी है नहीं कर रखी, यूजिंग प्रूफ ऑफ स्पेस टाइम, विच इज़ बेसिकली टू इंश्योर कि जितने पीरियड के लिए यूज़र ने वो फाइल दी थी स्टोर करने के लिए, उतने में जो माइनर था उसने स्टोर की थी या नहीं की थी, या स्टोरेज प्रोवाइडर जो था उसने की थी या नहीं की थी। बेसिकली स्टोरेज प्रोवाइडर बोलेंगे यहाँ पे। तो अभी पूरे इसको देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये पूरी वर्किंग कैसे चल रही है। सो हमने जो भी हमारा डेटा हमें स्टोर करना है वो दिया एंड उसके साथ हमने कुछ फिल दिया। फिल क्या थी, करेंसी जो थी फाइल कॉइन की, ठीक है, नेटिव करेंसी जो थी, उसने बोला यूज़र ने कि इतने फिल में ये डेटा मुझे स्टोर कराना है, ठीक है। अब क्योंकि स्टोर कराने में माइनिंग पावर लगती है, ठीक है, HDDs लगती है, CPUs वगैरह लगता है, तो उसके लिए इसको पे किया जा रहा है। माइनर ने बिड किया कि इतने अमाउंट में मैं इसको स्टोर करूँगा, यूज़र सिलेक्ट करेगा, उसके बाद डेटा को फ्रेगमेंट किया जाता है और इनक्रिप्ट किया जाता है। बेसिकली जब यूज़र सेंड करता है ना डेटा, यूज़र जब जो भी आपका माइनर है उसको जो डेटा सेंड करेगा ना, ये डेटा भी इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र ही इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, जो हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ा था क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में, वही कि मतलब जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट करके देता है यूज़र, कि जब वो डेटा बाद में वो रिट्रीव करे तो सिर्फ वही एक्सेस कर पाए। तो ये जो डेटा था यूज़र ने इनक्रिप्ट करके दिया माइनर को, माइनर ने बिड किया कि इतने में वो स्टोर करेगा, यूज़र ने एग्री किया, फिर माइनर ने क्या किया, उस पर्टिकुलर डेटा को इनकोड किया, उस पर्टिकुलर डेटा को चंक्स में डिवाइड किया और इनकोड किया। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है तो उसको चंक्स में डिवाइड कर दिया और स्टोर किया, और एक की दे दी क्लाइंट को जिससे कि वो एक्सेस कर सकता है। एंड जो ब्लॉकचेन है ना, IPFS, जो कि हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो है फाइल कॉइन जो है वो IPFS और ब्लॉकचेन पे बना है, तो उसने उधर स्टोर कर दिया ये जो डेटा था। तो बेसिकली जो स्टोर वाला पार्ट था वो तो हमारा हो गया कंप्लीट। सिंपली यूज़र ने इनक्रिप्ट करके दिया, माइनर ने उसको लिया, माइनर ने इनकोड किया और ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब अगर यूज़र को वो रिट्रीव करना है तो क्या होगा, डेटा जो है वो IPFS ब्लॉकचेन पे है, फाइल कॉइन पे है डेटा हमारा, ठीक है। तो अगर रिट्रीव करना है तो यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने एक रिक्वेस्ट की कि इतने फिल में
मुझे मतलब ऑब्वियसली वो पे करेगा क्योंकि रिट्रीव करने में भी पावर जाती है, स्टोर करने में भी पावर जाती है। तो क्लाइंट ने सेंड की इतने फिल्स में मुझे डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है। माइनर के पास गया, ठीक है। माइनर ने क्या किया, यहाँ से जो ब्लॉकचेन थी वहाँ से वो डेटा को रिट्रीव किया। अब उसमें भी पावर लगेगी तो उसके लिए पे कौन करेगा, उसके लिए क्लाइंट पे करेगा माइनर को। सो माइनर ने रिट्रीव करके क्लाइंट को ट्रांसफ़र कर दिया। सो बेसिकली जैसे हमने स्टोर करते वक्त किया था वही किया कि यूज़र ने रिक्वेस्ट की, रिट्रीवल माइनर जो था उसने उसको ब्लॉकचेन से रिट्रीव किया और यूज़र को दे दिया। जैसे हमने ब्लॉकचेन में देखा था, इथेरियम के लिए देखा था, उसके लिए भी एक एक्सप्लोरर था, ईथर स्कैन था, राइट। बिटकॉइन जब हम देखा था तो हमने देखा था मेमपूल है जो कि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है बिटकॉइन के लिए। सिमिलरली ये भी एक ब्लॉकचेन ही है, तो इसके लिए भी काफ़ी सारे एक्सप्लोरर्स हैं, ठीक है। जैसे हम चेक करते हैं, इसके लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो यू कैन चेक दैट आउट। इधर काफ़ी सारे, जैसे मैं फाइल स्कैन पे जाती हूँ, जैसे ईथर स्कैन था सेम वैसे ही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइल स्टोर कर रहे हैं, तो यू सी कि फाइल इन टेराबाइट दे रहा है। उसके बाद क्या क्या स्टोरेज पावर लग रही है, ठीक है, क्या क्या फ़ी चल रही है। फ़ी वही कि जो स्टोरेज माइनर को या रिट्रीवल माइनर को पे करेगा क्लाइंट, वो कितनी चल रही है, वो सारा यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो यू कैन चेक दैट आउट। सारे अलग अलग पोर्टल्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है सेम डेटा को। सो दिस वॉज अबाउट फाइलकॉइन कि फाइलकॉइन काम कैसे करता है। फाइलकॉइन बेसिकली है क्या, वो एक डिसेंट्रलाइज स्टोरेज नेटवर्क है जो कि ब्लॉकचेन और आईपीएफएस पे बना है। आईपीएफएस जो स्टोर करने के काम आता है, ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है, जिससे मतलब जहाँ पे हम वो माइनर्स की बात करते हैं कि जो यूज़र है वो डेटा लेगा तो वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा, वही सेम चीज़ जो हमने पहले बात की। बेसिकली आज की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, आपको एक वेब पेज बनाना है सिंपल सा। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक वेब पेज बनाया था प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए, अब आपको एक बेकरी शॉप के लिए वेब पेज बनाना है, स्टैटिक वेब एप्लीकेशन, जिसमें आप बस एक HTML पेज बनाओगे, उसमें कुछ CSS लगा देना एंड मल्टीपल इमेज डालना उसमें। मल्टीपल इमेज जैसे हमने आज एक इमेज लगाई थी, आप 2-3 इमेज डालना और उसको IPFS पे डालना। जितनी भी आप इमेज डालोगे पहले उन इमेजेस को आपको IPFS पे डालना होगा, देन उसके बाद एक HTML पेज बनाना होगा, उस पर आपको वो इमेजेस डालनी होंगी एंड देन उसके बाद जो HTML पेज होगा उसको IPFS पे डालना है एंड जो HTML पेज का वो होगा हैश, वो आपको शेयर करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जो आपने ERC20 टोकन का DApp बनाया था उसको डिप्लॉय करना है यूजिंग द गिटहब रेपोजिटरी। जैसे मैंने रेपोजिटरी से कनेक्ट करके डिप्लॉय किया था ऐप, वैसे ही सेम करना है। सेकेंड एक्टिविटी, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल सी वेब एप्लीकेशन बनानी है रिएक्ट के साथ। जैसे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके हम बनाते हैं, वो बनाना है और उसको डिप्लॉय करना है फ्लीक पे यूजिंग द CLI कमांड्स। जो कमांड्स यूज़ होंगी वो आज हमने डिस्कस भी किया। सो यूजिंग दैट कमांड्स आपको वो एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है फ्लीक पे। थर्ड, जो आपने NFT मार्केट प्लेस का DApp बनाया उसको फ्लीक पे डालना है यूजिंग द गिटहब। जैसे आप ERC20 को डालोगे सेम वे में आपको NFT मार्केट प्लेस का डालना है और इसकी URL जो है वो शेयर करनी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी फाइलकॉइन के एक्सप्लोरर्स है ना उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या डेटा डाला हुआ है, राइट, कैसे वो काम कर रहा है, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। So this is about for today's class. See you in the next class.